हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सोनी। आप देख रहे हैं नॉलेज वर्ग। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई की अभी एक रिपोर्ट आई थी जुलाई में, जिसमें ये कहा था आरबीआई ने कि इंडिया में जो सेविंग्स है, मतलब हाउस होल्ड सेविंग्स है, वो अपने 47 साल के मिनिमम स्तर पर पहुंच गई है, जो लगभग 5% पर पहुंच गई है। उसका जो मेन कारण है आरबीआई ने बोला उसका है सबके पास क्रेडिट कार्ड का इजी एक्सेस और बढ़ते हुए क्रेडिट कार्ड्स के डिफॉल्ट, जो इंडिया की इकोनॉमी के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इतने क्रेडिट कार्ड क्यों आ रहे हैं और इसका क्यों लोग उसको डिफॉल्ट कर रहे हैं और इसका हमारी इकोनॉमी में क्या अंतर पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हाउस होल्ड डेप्ट राइजिंग रैपिडली। हाउस होल्ड डेप्ट होता क्या है, पहले ये समझिए। हाउस होल्ड डेप्ट से आशय होता है ऐसा कर्ज जो इंसान घरेलू यूज के लिए लेता है या अपने बिजनेस के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए लेता है, उनको हाउस होल्ड डेप्ट कहते हैं। हाउस होल्ड डेप्ट की दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है हाउसिंग डेप्ट और एक होता है नॉन हाउसिंग डेप्ट। हाउसिंग डेप्ट क्या होता है? वो डेप्ट जिसमें आप सिक्योरिटी देते हो, जैसे आप होम लोन हो गया या अदर, जिसमें जो लोन सिक्योर होता है, जिसके बदले आप जिसको मॉर्गेज रख के आप पैसा लेते हैं, वो हाउसिंग लोन होता है। और नॉन हाउसिंग लोन वो होता है जिसमें आप कुछ कोलेट्रल नहीं रखते हैं, उसके बदले आप लेते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, ज्वेलरी के लिए लोन हो गया। ये सब नॉन हाउसिंग आइटम्स में आते हैं। पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड देखा गया है कि लोग हाउसिंग लोन की जगह नॉन हाउसिंग लोन की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। लगभग 54%, 54.9% जो है वो नॉन हाउसिंग लोन हो गया है, या हाउस होल्ड में जो लोन है वो नॉन हाउसिंग लोन की कैटेगरी में चला गया है। तो हुआ क्या है, अभी जो हाउस होल्ड डेप्ट है वो राइजिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो हाउस होल्ड डेप्ट जीडीपी रेशियो है, हाउस होल्ड टू जीडीपी रेशियो, जो इंडिया की जीडीपी है उसका 41.9%, जो आज के टाइम पे जीडीपी का 41.9%। आप सोच रहे हो, आप जानते हो 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाले हैं, उसका 41.9% जो है वो एक डेप्ट में चल रही है, मतलब पर्सनल लोन के बल पे चल रही है वो इकोनॉमी। और नॉन हाउसिंग रिटेल लोन्स ग्रोइंग फास्टर, वही बताया कि नॉन हाउसिंग जो लोन है उनको बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वो हो गया लगभग 54.9%, जो कि पहले कम हुआ, 50% से कम हुआ पड़ता था, वो बढ़ के 54.9% हो गया है। और जो 25.7% का जो फिगर देख रहे हैं आप, इसका मतलब ये होता है कि इंसान अपनी डिस्पोजेबल इनकम का, मतलब जो आपके पास पैसा आया उसको खर्च जो आप करते, तो उसका 25.7% भाग आप खाली अपने कर्ज को चुकाने में खर्च कर रहे हो आप। तो इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे लोगों की बाइंग पावर कम होती जा रही है। क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स इंक्रीजिंग। 12 महीने में क्रेडिट कार्ड जो डिफॉल्ट है, मतलब आप क्रेडिट कार्ड से लोन तो ले रहे हो लेकिन उसको रीपे नहीं कर पा रहे हो, तो वो जो डिफॉल्ट हो रहा है वो कितना बढ़ के 28.42% बढ़कर 6,742 करोड़ रुपीस हो चुका है। आप जान रहे हो कि कितना तेजी से बढ़ रहा है। ये केवल एक साल का डेटा, एक साल में इतना चेंज आ रहा है। हाउस होल्ड डेप्ट एज अ शेयर ऑफ जीडीपी, ये देख रहे हो आप, धीरे धीरे कैसा बढ़ता जा रहा है। ये जीडीपी में हमारे पर्सनल कर्ज का जो असर है वो कितनी देर, मतलब हम धीरे धीरे कर्ज ड्रिवेन, मतलब डेप्ट ड्रिवेन इकोनॉमी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं? क्योंकि हम जो लोन ले रहे हैं वो पर्सनल यूज, मतलब नॉन कंस्ट्रक्टिव लोन ले रहे हैं, हम उससे कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, या कोई बिजनेस खड़ा नहीं कर रहे हैं, या कोई हाउसिंग लोन नहीं रहे, घर नहीं ले रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, अपन पर्सनल अपने शौकों के लिए खर्च कर रहे हैं। आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गया है। आपको घर बैठे फोन आते होंगे, दिन में 4 से 5 कॉल तो आते ही होंगे कि हमारा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, हमारा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। तो उसकी वजह से क्या हो गया, आज हर पॉकेट में क्रेडिट कार्ड पहुंच रहा है। आप देखिए 20 सितंबर 20 से लेकर अभी तक कितनी तेजी से ग्राफ बढ़ा है, और आज के टाइम पे लगभग 11 करोड़ 11.2 करोड़ क्रेडिट कार्ड है लोगों के पास।
मतलब हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड का इजी एक्सेस हो गया। इसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर तो बढ़ी है, पर डेप्ट वाली परचेजिंग पावर बढ़ी है। इसके कारण क्या हो रहा है, लोग ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं। कभी आप देखते होंगे अभी बिग बिलियन डेज सेल आ गई, कोई सेल आ गई, कोई सेल आ गई, उसमें लोग इजी एक्सेस होने के कारण जितनी लोगों की सैलरी नहीं है उससे ज़्यादा भी लोग खरीद रहे हैं। आपके क्रेडिट कार्ड में इजीली 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 की लिमिट मिल जाती है और आप उसकी शॉपिंग कर लेते, फिर आप वो रीपे नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अभी एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बताओ, अभी जो डेटा है उसके कारण इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, मिडिल क्लास की इनकम कम हो रही है, तो जो लोन का रीपेमेंट होना चाहिए वो टाइम पर नहीं हो पा रहा है। द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड हैज रीच्ड 10.80 करोड़ बाय दिसंबर 2024। 10 करोड़ से लेकर 11 करोड़ के बीच में सभी लोगों के पास आज क्रेडिट कार्ड अवेलेबल हो गए हैं। और स्पेंडिंग बियॉन्ड इनकम, बैंकों की सबसे बड़ी कमी क्या हो रही है, जिसके पास इनकम है भी नहीं, बस उनको क्रेडिट कार्ड थमाते जा रहे हैं। इस वजह से क्या है, जो फाइनेंशियल नॉलेज वाले लोग हैं वो तो उसको मेंटेन कर पा रहे हैं, जो बिलो फाइनेंशियल नॉलेज वाले लोग हैं वो डिफॉल्ट कर जा रहे हैं। इससे उनका क्रेडिट स्कोर भी गिर रहा है। और क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म कंजम्पशन बढ़ रहा है। पहले लोग घर खरीदने के लिए लोन लेते थे, कार खरीदने के लिए लोन लेते, जो कंपैरेटिवली बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए चलता था। पर आजकल लोग हर चीज के लिए, कपड़े के लिए, फोन के लिए, वेकेशन के लिए, शादी के लिए, कुछ भी हो, लोग क्रेडिट कार्ड से लोन, पर्सनल लोन ले रहे हैं और उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्रेडिट कार्ड के लोन में कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो लोग डिफॉल्ट करे आते हैं, जिससे बैंकों का एनपीए बढ़ता है। चलो एक मजेदार फैक्ट बताते हैं। आपको क्या लगता है कि बैंक आपसे कितना चार्ज करता है? 16 to 80% एनुअली? आपको तो यही लगता होगा। इसके बाद शुरू से समझते हैं उसको। जब आप एक प्रोडक्ट लेते हैं ईएमआई में, सबसे पहले वो क्या लगाएगा, आपका प्रोसेसिंग चार्ज लगाएगा, जो 200 से 300 रुपए होता है। फिर इंटरेस्ट लगता है आपका 16 to 18%, बैंक की कहानी। फिर जो ये 16 to 18% होता है, समझ लीजिए आप 100 रुपए का सामान लिया आपने, 18% उसमें जीएसटी लगा 18 रुपए। अब 18% उसमें इंटरेस्ट लगा, ये 18। अब इस 18 रुपए में फिर 18% आपका क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। और ये जीएसटी आपको हर मंथ डिवाइड होके आता है, इसलिए पता नहीं चलता है। और बैंक आपको फैसिलिटी देता है मिनिमम ड्यू की। पर जो मिनिमम ड्यू होता है ना, यदि आपने समझ लो 2000 की आपकी ईएमआई थी, आपने उसका 400 रुपए मिनिमम ड्यू दिया, तो आपको क्या लगता है कि जो बचा है आपका कितना, 1600 रुपए जो बचा आपका, 1600 रुपीज जो बचा, इस पे आपको लगेगा 16% ही नहीं, उस पे लगता है सीधा फिर 45% के आसपास, 35 to 45% बैंक चार्ज करती है आपसे। ये आपको पता नहीं चलता, क्यों? क्योंकि ये आपके ईएमआई में बढ़ जाता है। ये बहुत गंदा ट्रैप है। अब किसी ने एक बार अपनी ईएमआई मिस करी तो एक सर्कल चालू हो जाता है, जब लोग लगातार अपना ईएमआई बाउंस करते जाते हैं और इस तरह से लोग डिफॉल्ट करे आते हैं। अब इससे होता क्या है, अभी आपने पर्सनल यूज के लिए आपने डिफॉल्ट कर दिया, आपका क्रेडिट स्कोर गिरा। क्रेडिट स्कोर गिरने के बाद जब आपको जरूरत होगी किसी बिजनेस के लिए, कभी कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गया किसी चीज के लिए, तब आप जब लोन लेने जाओगे ना, तो वो आपको लोन इजीली नहीं मिलेगा फिर। इसलिए क्रेडिट कार्ड कभी भी लो, बहुत सोच समझ के स्पेंडिंग करो। इसमें कुछ रूल बनाओ अपने कि हाँ मुझे इतना ही स्पेंड करना, ओवर स्पेंडिंग मत करो, क्योंकि इसका सर्कल बहुत लंबा चालू हो जाता है और फिर आप उसको रीपे नहीं कर पाते हैं। अब क्या हो रहा है, जब लोग ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं उसकी वजह से लोगों के पास सेविंग्स कम हो रही है। आरबीआई का एक डेटा आया था अभी जुलाई में, उसके अकॉर्डिंग जो अभी है हमारी सेविंग्स, इंडिया की जो डोमेस्टिक मतलब घरेलू सेविंग्स है, हाउस होल्डिंग सेविंग्स हैं, वो अपने 45 साल के सबसे निचले स्तर में पहुंच गई। ये पहुंच गई जीडीपी का 5% के आसपास। पूरी जीडीपी का कुल 5% आज हमारे पास सेविंग्स में बची हुई है, जो कि आज से 5 साल 10 साल पहले 13 से 18% के बीच में हुआ करता था। इससे क्या हो रहा है, लोगों के पास इमरजेंसी फंड की कमी हो रही है और एक साइकिल चालू हो जा रहा है, जो एक ईएमआई मतलब एक लोन के साथ चालू होता है और वो दूसरे लोन पे जाके फिर कंटिन्यू हो जाता है, फिर तीसरे लोन पे कंटिन्यू हो जाता है और आखिरी में इंसान डिफॉल्ट कर देता है।
और खर्च काय में हो रहा है? डेप्ट सर्विसिंग। अब आपने कर्ज लिया, उसकी ईएमआई दोगे तो आपके पास सेविंग्स कैसे बचेंगी? फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है, वही आपके पास एक मेडिकल प्रॉब्लम आ गई या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसमें आपको ओवर एक्सपेंडिचर करना पड़ा, आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आप कैसे करेंगे उसको एक्सपेंडिचर? वही कहानी है कि ये जो नई जनरेशन का ट्रेंड है, दिखावे की जनरेशन, हमारे पास यदि 100 रुपए है तो हम 100 नहीं 110 रुपए खर्च कर रहे हैं केवल क्रेडिट कार्ड के कारण, और वो उससे पूरी इकोनॉमी ही खतरे में आ जाएगी। हम डिस्कस करते देखिए इसका इकोनॉमी में कितना असर पड़ेगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसका इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, क्रेडिट कार्ड जैसे जैसे डिफॉल्ट होते जाएंगे बैंकों का एनपीए बढ़ेगा, पहली बात तो। दूसरा, जब लोगों के पास लोन ज़्यादा हो जाएगा तो उनकी जो स्पेंडिंग होगी, स्पेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। लोन होगा, लोन से वो अपना रीपेमेंट करेंगे, उस रीपेमेंट को करने के बाद उनके जेब में पैसा नहीं बचेगा। पैसा नहीं बचेगा तो उनकी जो स्पेंडिंग पावर है, स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी। स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी तो क्या होगा, एक चालू होगा साइकिल। स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, कंपनी ले ऑफ करेगी, कंपनी ले ऑफ करेगी, लोगों की सैलरी कम हो जाएगी, लोगों की सैलरी फिर कम हो गई और उनको रीपेमेंट भी करना है। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में एक रिसेशन की कंडीशन आ जाएगी, और रिसेशन की एक जो अनकंट्रोल्ड साइकिल है वो चालू हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, पॉलिसीज बनाएगी, फिर गवर्नमेंट और लोन बांटेगी ताकि लोगों के पॉकेट में और पैसा जाए, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े। पर उसका क्या होगा, जब लोगों के जेब में पैसा जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों से पैसा वापस लेने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। तो आप ईएमआई के एक ऐसे साइकिल में पड़ जाएंगे जहां आपकी ईएमआई की भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। तो ये कभी ना खत्म होने वाला एक साइकिल चालू हो जाएगा, जिससे आरबीआई, इसीलिए आरबीआई सबको वार्न कर रही है कि भाई क्रेडिट कार्ड पर कंट्रोल करो, उसको किसी तरह की सिक्योरिटी के अंदर लाओ कि आपको रीपेमेंट तो मिले उसका। अब आप बात करते हैं कि आप इससे सेफ कैसे रह सकते हैं। आप ऐसे सेफ रह सकते हैं कि आप एक रूल बनाइए कि आपकी यदि 100 रुपए की इनकम है तो आप 30 रुपए से ज्यादा अपने ऊपर ईएमआई आने मत दीजिए। दूसरा रूल बनाइए कि कभी भी आप सडन शॉपिंग मत करिए, ऐसी शॉपिंग मत करिए जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, तो उससे आपका एक सेफ बचेगा पैसा। इमरजेंसी फंड बनाइए अपना, आपकी जितनी भी सैलरी है उस सैलरी का लगभग 6 महीने का, मतलब 6 महीने आप बिना सैलरी के रह सको, इतना अमाउंट आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। तब आप अपने आप को सेफ फील करिए फाइनेंशियली, और अपनी प्रायोरिटीज को सेट करिए ना। सबसे बड़ी बात, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी जरूरत है आपको, उसके अकॉर्डिंग खर्च करिए। आप वैकेशन जा रहे हैं, आप अपना पहले फंड इकट्ठा करिए फिर घूमिए। क्रेडिट कार्ड के बल पे घूमेंगे तो आपकी सैलरी जो आएगी वो तो पूरी ईएमआई में खर्च हो जा रही। अभी हमारे दोस्त लोग होते हैं, 1 लाख रुपए भी सैलरी है तो उनका 70 से 75 हजार रुपए मंथली तो ईएमआई में चला जा रहा है। कहीं घर की ईएमआई जा रही, कार की ईएमआई जा रही, फोन की ईएमआई जा रही है, इंश्योरेंस लिया, हेल्थ इंश्योरेंस, उसकी ईएमआई जा रही है। तो ये बहुत बड़ा सर्कल होता है जो एक बार यदि आप इसमें कंट्रोल से बाहर हो गए तो फिर ये कंट्रोल में नहीं आता। आप इसको पेमेंट करने के बारे में सोचिए, आप 45%, 48% इंटरेस्ट कैसे देंगे आप? तो इस पर विचार करने की जरूरत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।